सबसे पहले आप लोग ये रिवाइज करेंगे कि कल क्या किया था। ठीक है, आपसे पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाना। वो नहीं आया कोई क्वेश्चन? आपको पता है कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा केवल अगर कांच लगाने से बीच में उसकी पट्टी में धीरे धीरे हो जाएगी। इसका मतलब म्यू माइनस वन इंटू टी एडिशनल पाथ डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। जितना भी पाथ डिफरेंस है आपका जो निकाला है ना आपने, उसमें म्यू माइनस वन टी ये एडिशनल पाथ डिफरेंस हो जाएगा। बस इतना ही फ़र्क है, कुछ नहीं करना है। तो अपने को जब पाथ डिफरेंस पता है तो अपन निकाल सकते हैं। जैसे अपन जानते हैं कि पाथ अंतर क्या होता है, ये तो रोज लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पथ अंतर है, हमने जो भी पथ अंतर निकाला वहाँ पे p, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई/लैम्डा t प्लस म्यू t माइनस वन। बस, और कोई परिवर्तन नहीं है। अभी लिखता हूँ अच्छी तरह से। इतने नीचे भी तीसरी बार लिखवा रहे हो मुझसे आप? इस पर ऊंचा करवा ही लो एक बार, है ना। देखना जरा ऐसा कौन सा बच्चा है जिसको चलो कोई 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 बात नहीं। और कलांतर निकलने से मतलब होता है कि आपका फाई आ गया, फिर तो आप आसानी से निकाल ही सकते हो। कल अपन इतने क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नहीं थ्योरी पढ़ी थी, क्वेश्चन तो आज करेंगे इसके। तो विवर्तन के अंदर हम जो कल चित्र देख रहे थे वो ये था। ठीक है, ये चित्र हम लोगों ने कल पहुंचे थे आखिर पेज पे। यहाँ पे ये केवल जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इसकी तीव्रता प्रकाश की कितनी है। ठीक है, ओके। इसका मतलब यहाँ पे फर्क क्या हुआ? अब ये बताइए, पहला जो मैक्सिमा निकाला था अपन ने, क्या निकाला था? ये क्या दूरी थी? ये अगर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो ये लैम्डा बाई, और ये माइनस लैम्डा बाई डी। इसका मतलब हमको ये पता था कि जब प्रथम दीप्त फ्रिंज एन लैम्डा बाई डी पे बनती है। ठीक है, इसको अपन कल वाले को रिवाइज कर रहे हैं। अपन ने देखा प्रथम दीप्त फ्रिंज जो है वो बनती है
या अदीप्त? बताओ। बेटा आप थोड़ा ध्यान दे लो, ठीक है। प्रथम अदीप्त फ्रिंज बनती है एन लेमडा बाई डी पर। तो प्रथम कब बनेगी? वन, एन इज इक्वल टू वन रखो तो क्या हो जाएगी? फर्स्ट फ्रिंज लेमडा बाई डी। इसका मतलब हो गया कि दो अदीप्त, ये अदीप्त है, ये बिंदु भी अदीप्त है, इन दो अदीप्त तरंगों के बीच, दो अदीप्त प्रकाश के जो फ्रिंज है उनके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? जो कि दीप्त फ्रिंज है उसकी दूरी। दो अदीप्त के बीच की दूरी दीप्त की होगी, यानी कि दो चमकीले, एक चमकीला दो अंधेरे वाली जो वो हैं फ्रिंज उनके बीच का होगा, क्योंकि हमको पता है ये मान लीजिए बीच की फ्रिंज है, ये फिर, और एक इधर भी इसके डार्क फ्रिंज होती है। तो हम जब ब्राइट फ्रिंज की निकालना चाहते हैं तो इसके बीच की दूरी निकाल लो, तो यानी कि दो डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी, दो डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी, इसको लिख लेना चाहिए। प्रथम अदीप्त फ्रिंज ये है, तो ये दो प्रथम दीप्त यानी कि सेंट्रल की चौड़ाई इज इक्वल टू दो अदीप्त एक मिनट बेटा, फ्रिंजेस के मध्य की चौड़ाई। मैं बोल दूंगा बेटा इसको भी, बोलूंगा मैं इसको। चमकीला और गाढ़ा, काला, घना काला, ठीक है। डार्क, ब्राइट और डार्क है। दीप मीन्स दिया, याद नहीं रख सकते? दीप मीन्स जलता हुआ दिया, उजाला, कि दीप्त हो गया। और अदीप्त मीन्स जो अंधेरा हो गया। हम ये कह रहे हैं कि जो बीच की चौड़ाई निकालनी है, जो दीप्त की यानी कि चमकीले वाले फ्रिंज की जो चौड़ाई निकालनी है, अगर हम दोनों इनकी स्थिति निकाल लें, डार्क फ्रिंजेस की स्थिति निकाल लें, तो उसकी बीच की दूरी चमकीली फ्रिंज होगी, ठीक है ना। हमने इसकी निकाला कि पहली वाली डार्क फ्रिंज यहां बन रही है थीटा पर, और यहां पे एक यहां पे बन रही है, इन दोनों के बीच की दूरी दीप्त फ्रिंज होगी, ठीक है। इसी प्रकार हमने लिखा था कि अदीप्त दीप्त फ्रिंज की स्थिति कैसे निकाली थी? दीप्त फ्रिंज की स्थिति है 2n+1 क्या था? लेमडा बाई ठीक है। तो अगर हम निकालना चाहें कि प्रथम दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होगी, ये तो हो गई सेंट्रल, ये तो है सेंट्रल यानी केंद्रीय। अब प्रथम निकालनी है हमें इसको, तो प्रथम दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होगी? 3 लेमडा बाई 2d। ठीक है। अब हमसे ये तो हमने निकाल लिया कि जो प्रथम दीप्त फ्रिंज है उसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसलिए प्रथम मीन सेंट्रल, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है? कितनी होगी? इसकी स्थिति लेमडा बाई डी है, इसकी स्थिति लेमडा बाई डी है, तो दीप्त वाले की 2 लेमडा बाई डी हो जाएगी। कहीं भी कोई दिक्कत हो मुझे पूछ लेना बेटा, ठीक है।
अब हम निकालना चाहते हैं कि ये जो प्रथम जो दीप्त है, ये अब छोटा है, इसकी कम तीव्रता भी है, अपन ने कल देखा था। तो ये प्रथम दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ये कैसे निकालेंगे? हम लोगों ने मान लीजिए n+1 वनथ दीप्त फ्रिंज की निकाल लें, उसमें से अगर हम nth की घटा दें बताओ सही है या गलत? अदीप्त होगा या दीप्त होगा? दोनों बीच की दूरी निकालनी है हमारे को। ये तो नहीं कि मैंने रोक दिया इसलिए आपने पूछ कर दिया हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हम इस वाली फ्रिंज की बात कर रहे हैं, चौड़ाई निकालने की, समझने की बात है। ये अगर हम इस विड्थ की चौड़ाई निकालना चाहते हैं तो हम ये वाली अदीप्त की निकाल लें और उससे एक पहली अदीप्त की निकाल लें। यहां हमने कैसे निकाली थी इसकी चौड़ाई? दो अदीप्त के बीच की चौड़ाई निकाली थी। अब यहां पर एक तो अदीप्त ये है और इसके बाद एक अदीप्त ये आई, तो इन दोनों अदीप्त के बीच की चौड़ाई हमारे पास इस वाली दीप्त की चौड़ाई के बराबर आ जाएगी। यानी कि ये दोनों जो अदीप्त होंगी, गाढ़ी यानी कि डार्क फ्रिंज होंगी, इनके बीच की दूरी को हम जो ये वाली पहली वाली जो फ्रिंज है इसकी चौड़ाई के निकाल सकते हैं इससे। ये बात समझ में आ रही है नहीं? इसको यूं भी कह सकते हैं कि हम अगर मान लो हमें चौथी फोर्थ पता हो, मान लीजिए फोर्थ अदीप्त, ठीक है, और इसकी अगर हम थर्ड निकाल लें तो इन दोनों में से घटा देंगे तो कौन से वाले की आ जाएगी? फोर्थ और थर्ड, यानी कि सेकंड। ठीक है, इसका मतलब एक हमें दोनों नंबर पता होने चाहिए। तो अगर हम यहां निकालें अदीप्त एन वाली अदीप्त क्या होता है? n लैम्डा बाई, और n+1 क्या होगा? ठीक है, इसको घटा दीजिए तो क्या आएगा? लैम्डा बाई यानी प्रथम जो दीप्त है उसकी चौड़ाई आई है लैम्डा बाई डी, और केंद्रीय की चौड़ाई कितनी आई थी? 2 लैम्डा बाई डी। इससे क्या निकला? यानी कि जो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज है, प्रथम जो फ्रिंज है उससे दुगनी चौड़ाई की है। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, क्या निकला? हमने निष्कर्ष क्या निकाला कि जो प्रथम ब्राइट फ्रिंज है उसकी चौड़ाई, प्रथम मीन्स केंद्रीय जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी चौड़ाई प्रथम फ्रिंज की चौड़ाई से दोगुनी होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये अपन ने कल पढ़ा था। ये यूं कहीं रखे रहने देते हैं। अब क्वेश्चन लिखिए, क्योंकि पढ़ाई तो इजी होती है, क्वेश्चन में एप्लीकेशंस क्या आनी चाहिए अपने, है ना? ये सब जने बताते हैं, मैं भी कहूँगा आपको और जने भी यही कहेंगे, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। ये ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चंस बहुत सरल होते हैं लेकिन इनकी जो भाषा होती है वो थोड़ी, मैं शुरू में बता दिया था आपको कि भाषा इसकी थोड़ी टेढ़ी होती है। चलो सबसे पहले लिखो, एक स्लिट पर यानी कि स्लिट ये वाली, एक स्लिट पर 6000 आर्मस्ट्रॉन्ग तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश डाला जाता है, वह केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई नापी जाती है। कोणीय चौड़ाई क्या हुई? थीटा प्लस थीटा, यानी कि 2 थीटा हो गई।
ठीक है, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, हैं। एवं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई नापी जाती है। दोबारा बोलता हूं बेटा, एक स्लिट पर 6000 एम्पियर तरंग दैर्ध्य वाला, ओह, प्रकाश डाला जाता है, वह केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई नापी जाती है। जब स्लिट को दूसरे तरंग दैर्ध्य के प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है, तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई 30% घट जाती है। केंद्रीय फ्रिंज की मतलब अब पहले केंद्रीय फ्रिंज की जो भी चौड़ाई थी उसकी अब कितनी रह गई 0.7, मतलब 30% कम हो गई, तो कितनी रह गई अब 0.7, यानी कि 70% रह गई। उस प्रकाश की वेवलेंथ ज्ञात कीजिए। ये तो उसका हो गया भाग 1। उस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। अब पार्ट 2 है इसका। यदि पूरे उपकरण को एक द्रव में डुबो दिया जाता है तो भी तरंग दैर्ध्य में 30% की कोणीय चौड़ाई में, तो कोणीय चौड़ाई में 30% की कमी आती है। यानी कि जब उसको हमने डुबोया तब, और एक हमने प्रकाश चेंज किया तब, दोनों में, उसमें प्रकाश चेंज करने से भी 30% कम आई, और उसको हमने एक लिक्विड में डुबो दिया तो भी 30% कम हो गई क्या, इसकी कोणीय चौड़ाई। द्रव्य का अपवर्तनांक भी ज्ञात कीजिए। अपन ने देखा कि केंद्रीय फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई कितनी होती है 2 लैम्डा बाई डी। यानी कि अगर हम ये लिखें कि कोणीय चौड़ाई, इसको मान लीजिए phi 1 लिख लें, phi 1 इज इक्वल टू 2 थीटा। ये पूरी है कोणीय चौड़ाई फ्रिंज की, कोई दिक्कत नहीं। ये कितनी होगी 2 लैम्डा बाई, यानी लैम्डा 1 पहले वाले केस में 2 लैम्डा 1 बाई डी। ठीक है, वो रेखीय है, यानी कि अगर हम इसका जब आर थीटा में निकालेंगे ना, इसका रेखीय, जब ये डी होता है, यानी कि डायमीटर इसका डी होता है, तो अपन ने क्या बताया था कि अगर ये फाई है तो ये क्या होगा डी फाई, इसकी लंबाई। ये कोणीय, कोणीय मतलब जो कोण, कितना कोण बन रहा है उससे कोणीय। तो ये समझ में आया, पहली बार में ये हुआ। और यहां लैम्डा 1 कितना है पहली बार में दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा प्रकाश डाला तो phi 2 क्या होगा 2 लैम्डा 2 बाई डी। यहां लैम्डा 2 पता नहीं है हमको, लैम्डा 2 निकालना है। ठीक है, अब क्या इतना सा रह गया, अब बताओ क्या होगा, अब तो बताओ मुझे कैसे करेंगे। अब तो इतना मतलब इतनी चीज को लिखते ही देखो ना कितना सरल सा क्वेश्चन है। अब बताओ क्या आंसर आएगा। अपन ने वही तो लिखा है कि सेंट्रल फ्रिंज की चौड़ाई है 2 लैम्डा 1 बाई डी। दूसरा प्रकाश लिया तो मान लीजिए उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा 2 है, अपन को लैम्डा 2 निकालना है,
और हम ये कह रहे हैं कि अब जो चौड़ाई है फाई 2 ये कितनी है, फाई 1 की 70%, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे फाई 2 इज इक्वल टू 0. अब तो निकाल लोगे, कितना सरल क्वेश्चन है, डिवाइड कर दो ना इसको दोनों को। अपने को फाई 2 निकालना है, फाई 1 तो दिया हुआ है, फाई 2 बाई फाई 1 कर दिए, फाई 2 बाई फाई 1 क्या हुआ, 2 लैम्डा 2 बाई डी अपॉन 2 लैम्डा 1 बाई डी। तो डी से डी कटा, ये सब कटकुटा गए, तो क्या बचा लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। अपने को पता है फाई 2 इज इक्वल टू 0.7 फाई 1, फाई 2 इज इक्वल टू 0.7 फाई 1। इसलिए अब लैम्डा 1 अपने को पता ही है, तो कुल कितना आ गया लैम्डा 2, इस बच्चे ने बिल्कुल सही निकाला था। मैंने गलत नहीं बताया, मैंने यही तो कॉन्फिडेंस देखने की बात होती है, मैं एकदम हाँ नहीं कहता हूँ, इसलिए ये तो उसने कर लिया, अच्छा कर, बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से किया। हाँ ये आएगा, निकाल सकते हो, बहुत सिंपल, पता है इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है। आप अगर इसको करने की कोशिश करो। अब दूसरा भाग क्या है, अब दूसरा भाग देखो, दूसरा भाग क्या कह रहा है, अपने को उसने एक द्रव में डाल दिया, उसमें क्या हो गया, फिर उसकी विड्थ, फिर भी उसकी विड्थ फाई 2 0.75 ही हुई। इससे क्या मतलब हुआ, इसका क्या अर्थ निकालते हो, अगर ये आईआईटी का क्वेश्चन है, यही खेल था इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, वो तो आधा मिनट में निकल गया। अब ये कह रहा है कि फाई 2 0.75 ही रह गई अभी भी, जबकि हमने इसको द्रव में डाला, जब द्रव में डाला तो भी उसकी चौड़ाई 0.7 ही रह गई। नहीं देखो, सोचो पहले कि इसका क्या मतलब, क्या अर्थ बताओ, इसका क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, क्या चीज समान है, और सोचो, काफी कुछ करीब हो, लेकिन और सोचो, इसका मतलब इसका क्या वेवलेंथ रही होगी, यानी कि जो 4200 निकाली है, अगर फाई 2 इतना ही रह जा रहा है तो हमारा वेवलेंथ कितनी रह जाएगी, तो 4200 रहेगी दूसरे केस में भी, क्योंकि अगर 4200 नहीं रहेगी तो इसका मतलब दूसरा विड्थ चौड़ाई चेंज हो जाती है उसकी, इसका मतलब हमारे लैम्डा यही रहेगा। अब बताओ म्यू क्या होता है, क्या होता है, v2 v1 बाई v2 लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, लैम्डा 1 क्या है 6000 और लैम्डा 2 क्या है, बस जो भी आ गया 1.43 आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन बस इसमें एक ट्रिक थी कि जब द्रव से भी, ये ध्यान रखना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, कि जब द्रव से भी उसका सेंट्रल फ्रिंज की चौड़ाई 30% कम हो गई, इसका मतलब वेवलेंथ जो दूसरे केस में हुई, जबकि लिक्विड डाला, जब लिक्विड में डुबोया तो भी उसकी वेवलेंथ वही रही, क्योंकि उसी वेवलेंथ से 30% की कमी आ रही है, जो नई वेवलेंथ है उसके कारण ही 30% की कमी आई है। इसका मतलब जब हमने इसको लिक्विड में डुबोया तो उसकी जो वेवलेंथ है वो वित्तीय है जितनी कि हमने अभी निकाली है, जबकि हमारी फ्रिंज विड्थ 30% कम हुई थी दूसरे तरह के प्रकाश को यूज करने से। तो अब एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, एक तो इसका पार्ट ए कि अगर हम प्रकाश ही चेंज कर दें यहाँ पे उसका तरंग दैर्ध्य,
क्या निकलेगा? एक दूसरा ये कि पूरे इक्विपमेंट को ही हम अगर हम किसी दूसरे द्रव में डुबो दें तो उसका म्यू कैसे निकलेगा। और मान लो उसका म्यू दे रखा हो तो वो लैम्डा निकलवा सकता है, और अगर म्यू दे रखा है तो वेलोसिटी भी निकलवा सकता है। सब में कोई सी भी चीज़ होगा, लेकिन इसके बाहर नहीं जाएगा। यानी कि केवल दो लाइन का क्वेश्चन था ये। तो अपने को जो अपने पढ़ा है उसको अप्लाई करना है कि ये क्या चीज़ थी। और इसको एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ लिखो। क्वेश्चन है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं प्रथम दीप्त फ्रिंज के मध्य कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए जबकि स्लिट की चौड़ाई 0.25 mm है, वह प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 5890 आर्मस्ट्रैंग है। दोबारा, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं प्रथम दीप्त फ्रिंज के मध्य कोणीय दूरी ज्ञात कीजिए जबकि स्लिट की चौड़ाई 0.25 mm है, वह प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 5890 है। बहुत सरल क्वेश्चन है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं, बहुत ज्यादा सरल है। पहले चित्र बना लो, चित्र बनाओ। पहले अपने इस ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें चित्र बना लेना चाहिए। पहले चित्र बनाओ फिर इसको देखो। बस ट्रिक आना चाहिए इसका, सिद्धांत। हमेशा से मैं कहता रहा हूं कि अपने को सिद्धांत आने चाहिए कि क्या सिद्धांत इसके ऊपर लगना है। चित्र बना लोगे तो एकदम समझ में आ जाएगा। कोशिश करो, कर सकते हो आप लोग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और जो हमने चित्र बनाया हुआ है सामने, इसी चित्र को यूज कर सकते हो। 5890 की जगह 5000 कर लो, जरा इजी हो जाएगा गुणा भाग करने में। 5890 की जगह कर लो 5000। तरंग दैर्ध्य 5000 कर लो, इससे सरल हो जाए क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन में। डायग्राम, डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा डायग्राम जरूर बनाने चाहिए पहले। उसी को डायग्राम को बना रहा हूँ, इससे सरल रहे आपको देखने में। अब तो मैंने बहुत सब कुछ लिख दिया है यहाँ पे। दो नहीं, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, 4 5 ऐसा मत करो, एग्जैक्ट निकालने की कोशिश करो जरा। है भेजे 4 मिलीमीटर तो आ ही नहीं सकता। कोणीय, कोणीय
कोणीय चौड़ाई अपन ने यहाँ पे निकाली हुई, थीटा क्या होता है, यहाँ थीटा 0 होता है, अपने पता है। चलो अब मैं बताता हूँ। अपने को पता होता है कि थीटा इज इक्वल टू 0, और प्रथम दीप्त के लिए क्या फार्मूला अपन ने निकाल रखा है, 2n + 1 लैम्डा बाई 2d। ये क्या है, इसका कोण, यानी यहाँ पे इसका ये वाला कोण जो था और ये कोण मिला के थीटा है, ठीक है ना। तो पहली वाले का क्या आएगा, अगर हम n = 1 लेंगे तो क्या आएगा, 3 लैम्डा बाई 2d। ये क्या हो गया, इसकी कोणीय स्थिति, ठीक है। इसकी कोणीय स्थिति ये हो गई। कोणीय स्थिति मतलब पहली वाली जो दीप्त फ्रिंज है, इसका कितना कोण बन रहा है, यहाँ से कोणीय स्थिति निकल गई। तो इसके और इसके बीच में ये निकला, इसका थीटा इज इक्वल टू 0 है, इसका थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2d है। तो कितना हुआ डिफरेंस, 3 लैम्डा बाई 2d। कोणीय चौड़ाई हुई यहाँ पर कोणीय चौड़ाई प्रथम, सेंट्रल और प्रथम के बीच में, केंद्रीय व प्रथम दीप्त फ्रिंज में, यानी कि केंद्रीय फ्रिंज की जो केंद्रीय उसका प्रथम माइनस केंद्रीय, केंद्रीय कोण है 0, इसका है 3 लैम्डा बाई 2d, इसलिए डिफरेंस आएगा 3 लैम्डा बाई 2d। बस अब 3 लैम्डा पता ही है अपने को 5000, और 2d कितना है, 2 क्या दे रखा है 0.25 mm, तो 10⁻³ मीटर। बस ये है। अब देखो क्या आया, अगर अपन ने इसको इधर ले गए तो क्या किया, 2 भाग और ले गए तो 2 क्या होगा -5, 50 हो गया नीचे, 50 से 5000 कटेगा 100 बार, तो 300 अपॉन 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 300 इंटू 10⁻5। आर्मस्ट्रांग में निकालो ना, फिर आर्मस्ट्रांग में निकालो तो क्या देर लगेगी। तो डी थीटा और कर देंगे ना उसको, तो डी थीटा कर देंगे। अगर हम उसको रेखीय निकालना पड़ेगा तो डी थीटा कर देंगे। है बेटे, आधी फ्रिंज है ना, निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हैं, उससे भी निकाल सकते हो आप, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ बहुत ईजी है, मतलब कंसेप्चुअली अगर याद हो ना अपने को कि ये पहली वाली जो दीप्त है और ये दूसरी वाली दीप्त है, दूसरी वाली दीप्त की स्थिति ये है और पहली वाली की 0 है, तो इसके बीच का बस इतना सा चाहिए था इसके अंदर। अब ये क्वेश्चन और कर लो इससे थोड़े और, अभी कंसेप्चुअली यहाँ से शुरू में मैंने आपको बताया था कि इसके जो क्वेश्चन हैं वो करने में थोड़े से कठिन होते हैं। वैसे है बहुत सरल चैप्टर ये, लेकिन इसके क्वेश्चन एक और कर लो। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, बहुत छोटा सा है। हाँ लिखो, डी चौड़ाई की फ्रिंज पर, डी स्मॉल डी चौड़ाई की स्लिट पर, स्लिट ये स्लिट की चौड़ाई है ना पॉइंट, ये डी चौड़ाई की स्लिट पर 5500
तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है। हाँ एमस्ट्रॉन्ग में है। 6500, 6500 का तो इजी रहेगा, कैलकुलेशन सरल हो जाएगा। 6500 तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डाला जाता है। 6500 बता रहा हूँ, डायरेक्ट कट जाएगा। डी की किस वैल्यू के लिए, स्मॉल डी की किस वैल्यू के लिए, नंबर 1 क्या क्या चाह रहा है कि प्रथम अदीप्त तीस डिग्री के विवर्तन कोण पर बनेगा। ठीक है। और दूसरा है कि डी की किस वैल्यू के लिए, दोनों चीजें डी की किस वैल्यू के लिए हैं। क्यों, दो चीज से परिवर्तन होता है ना, या तो डी से या लैम्डा से। पहले क्वेश्चन अपन ने करे उसमें लैम्डा का परिवर्तन हो रहा था और म्यू का हो रहा था। अब अपन एक डी का परिवर्तन का भी देख लेते हैं, चौथे तरह का क्वेश्चन नहीं आ सकता। डी की किस वैल्यू के लिए, दोनों चीज पूछ रहा है। प्रथम अदीप्त 30 डिग्री के विवर्तन कोण पर बनेगा, और दूसरा प्रथम दीप्त विवर्तन कोण 30 डिग्री हो तो पर बनेगा। यानी क्या निकालना है अपने को यहां पर, थीटा। डी तो दिया हुआ है, कह रहा है ना, कोई डी तो दे रखा है डी चौड़ाई पर। अब डी निकलवा रहा है वो अपने से, या थीटा है ये 30 डिग्री। क्या है ये, विवर्तन कोण किसको कहते हैं, याद है विवर्तन कोण किसको कहते हैं, कोई बच्चा बताएगा कि बताओ। एक तो सीधी जा रही थी और एक जो मुड़ जाती है, तो यहाँ पर ये हो रहा है ना, ये मुड़ने के कारण बन रही है ना, ये थीटा मुड़ जाता है इसलिए। चलो अपने को दोनों में डी की वैल्यू निकालनी है भैया। ये सही निकलनी चाहिए अपनी। प्रथम अदीप्त फ्रिंज और प्रथम दीप्त फ्रिंज, सबके अपने को पता है। अब तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लिए, अपने को पता है कि क्या होती है इनकी कंडीशन। क्या आप गप्पे क्या मार रहे हो, बताओ क्या निकला। एग्जाम में आएगा इसका क्वेश्चन, मैंने कल भी कहा था आपको, नहीं अभी कभी नहीं हुआ ऐसा जिसमें नहीं आया हो, कभी भी। तेरा क्या, वैसे आंसर काफी करीब है, लेकिन इसका बिंदु देखो जरा कहाँ कहाँ लगेंगे। अप्रोच सही है। चलो देखते हैं। तेरा दूसरा क्या बताया, एक दोनों में से एक गलत है एक सही है। हैं, पढ़ाई कर रहा है बेटा, गुड। चलो अब मैं कर देता हूं इसको। अपने को पता है प्रथम अदीप्त
फ्रिंज के लिए थीटा इज इक्वल टू, नहीं क्या होता है, फार्मूला बताओ ना इससे पहले। एन लेमडा बाई डी, और थीटा छोटा है तो किस चीज़ को लिखा था अपन ने इसको, साइन थीटा। ठीक है, इसलिए क्या निकालना है अपने को, डी। डी इज इक्वल टू एन लेमडा अपॉन साइन थीटा। एन 1 है और लेमडा कितना दिया हुआ है, 6500। साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा बताओ क्या दिया हुआ है, 13,000 क्या आई है, मीटर में कन्वर्ट करके बताओ। वन पॉइंट क्या आया ये, तो सिंपल था ये, अपन ने जो पढ़ा है उसका सिंपल एप्लीकेशन है। अपने पास ये पता होना चाहिए था कि एन लेमडा बाई डी है। उधर अपन ये धीरे धीरे भूल गए कि जब हम थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाई डी लिख रहे थे, थीटा मतलब साइन थीटा से लिया था हमने, उसको वापस याद रखना था अपने दिमाग में कि अरे हमने जो थीटा लिया था वो साइन थीटा था, जिसको हमने कहा था थीटा छोटा होता है इसलिए हम इसको थीटा लिख लें, लेकिन यहाँ तो थीटा बड़ा था 30 डिग्री, तो उसको साइन थीटा लिया अपन ने। इस प्रकार अब दूसरे वाले केस में कैसे निकाला, क्या था क्वेश्चन, प्रथम दीप्त, वहां क्या होगा, d इज इक्वल टू, या पहले थीटा लिख दो फिर आपका होगा कहां से आ गया, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 क्या 2n प्लस 1 लेमडा बाई n इज इक्वल टू 1, तो क्या हो गया, ये 1/2 है, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 लेमडा हो गया। तो आपने देखा ये क्वेश्चंस बहुत सरल होते हैं, एप्लीकेशन इसलिए अपने को न्यूमेरिकल करने जरूरी है। जब माध्यमिक क्या था ना 50-50 क्वेश्चन तो करने चाहिए अपने को, अगर हम 50 क्वेश्चन कर लेंगे तो अपने एक सेकंड में जब एग्जाम आ रहा होगा ना तो उस समय ध्यान आ जाएगा, अरे इसको तो ऐसे करना है। वैसे इन 3 प्रकार के अलावा आज तक कोई चौथा प्रकार का क्वेश्चन नहीं आया है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर घुमा दिया छोटा मोटा कि आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए। वो कह सकता है यहाँ पे जैसे निकलवा रहा था ना ये, तो ये कह सकता था प्रथम अदीप्त और द्वितीय अदीप्त दोनों को दे देता कि बीच का कोण 30 डिग्री है, फिर डी निकालो। तो आप समझ गए ना, क्या बेसिकली केवल छोटे छोटे फार्मूले, अपने 2 ही फार्मूले काम आ रहे हैं, आपने देखा होगा ये और ये। और जब हमने इससे पहले क्या किया था इंटरफेरेंस, तो उसके अंदर भी ये 2 फार्मूले यूज आ रहे थे। फर्क इतना था कि ये उस समय डार्क के लिए होता था और ये मतलब सिंपल है। इसको अपने कोई भी क्वेश्चन आए उसको ये देखना चाहिए कि उसके अंदर हमसे क्या मांग रहा है। और मैं आपको दोबारा दोहराना चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर तरंग प्रकाशिकी का या किरण प्रकाशिकी का क्वेश्चन आता है तो पहले जल्दी से एक बार डायग्राम बना लो, चाहे रफ सा बने लेकिन डायग्राम जरूर बना लो, जिससे कि मन में कोई कंफ्यूजन नहीं हो सके। ठीक है, कोई ध्रुवण का अर्थ पता सकता है, इसका इंग्लिश अगर आती हो तो शायद ज़्यादा इजी समझ जाओगे। पोलराइजेशन में सब इकट्ठे हो जाने एक तरह से, यानी कि कोई कहता है कि एक ग्रुप के लोग पोलराइज हो गए यहाँ पे एक साथ, कुछ ध्रुवीकरण हो गया यहाँ पे, इन ताकतों का ध्रुवीकरण हो गया। हम कहते नहीं कहते हैं
इन ताकतों का ध्रुवीकरण हो गया, ये एक साथ चले गए और वो एक साथ चले गए, तो ये ध्रुवीकरण, दो ग्रुप में बैठ गए। वर्ल्ड में दो ताकतें, अमेरिका और रूस था पहले, तो हम कहते थे कि अमेरिका की तरफ ध्रुवीकरण हो गया कुछ देशों का, कुछ देशों का ध्रुवीकरण हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, क्या सोच सकते हो यहाँ पे लाइट में क्या हो सकता है? इसका मतलब यह है कि प्रकाश की जो तरंगे हैं जो कुछ अलग डायरेक्शन में जा रही है वो एक तरफ चली गई, और दूसरे डायरेक्शन वाली है उनको एक तरफ पकड़ लिया हमने। केवल इतना सही है, ये ध्रुवण का ये चीज पता चल जाए तो ध्रुवण का चैप्टर बहुत सरल है। एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था यहां, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, y इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स टी, क्या होता था? के क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, ये तो हो गया जबकि हम y डायरेक्शन में हम देख रहे हैं और ये x डायरेक्शन में वेव चल रही है। प्रकाश के तरंगों के बीच में घर्षण बल अपन ये मान के चलते हैं अभी इस स्टेज पर कि जीरो काम करता है, मान के चलते हैं। हाँ, विरोध करने वाला है ना, क्योंकि कोई भी तरंग प्रकाश की चल रही है, कि प्रकाश की तरंग की गति इतनी ज़्यादा होती है कि दूसरी कोशिश तो करते हैं बहुत सारी तरंगें, आवाज़ की तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये सब कोशिश करती हैं उसको कम करने के लिए, लेकिन उसकी ज़्यादा इतनी गति है कि उसको रोक नहीं सकता कोई प्रकाश को। अदरवाइज कोशिश सब करते हैं, आवाज़ को तो रोक लेते हैं, आवाज़ तो अपने सडनली अपने को दिखता है कि हाँ इस दरवाजे के पीछे गए तो कम हो गई हल्की सी, इसको तो रोकने का है ना, तो यूँ मुड़ के जाने में उसको टाइम लगेगा, यूँ मुड़ के फिर जाएगी तरंग, अपने ये तो पता है ये तरंग जाएगी, पहले यहाँ मुड़ेगी, फिर यूँ करके जाएगी, फिर वो तीसरे करके जाएगी, जब पहुँचेगी वहाँ पे। विवर्तन किसी का भी हो सकता है। विवर्तन क्या चीज़ है, दोबारा बताओ, विवर्तन क्या हुआ? मुड़ना, कोनों पे मुड़ जाना। आवाज़ का भी तो होता है बेटा, आवाज़ क्या होता है, जैसे अपने पीछे खड़ा है, अपने कोई अपने कानों के पीछे है ना, कोई आवाज़ आई, हल्की सी आवाज़ दी उसने, वो अपने क्यों सुनाई जाती है? कायदे तो नहीं आनी चाहिए। मेरे बिल्कुल सिर के बीच में यहाँ खड़ा हो कोई आदमी हल्का सा बोले ए, तो मेरे को सुनाई नहीं आना चाहिए, ये फिर भी आता है ना। क्यों आता है? कि जो यहाँ से गई तो एक जब तरंग बन रही थी गोल गोल उसकी, तो एक यहाँ से निकली कान के पास से, कान के पास, जो कान के पास से निकली है उससे मुझे सुनाई आया है। इसी प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिसके ऊपर हम दूसरी वेव्स को चढ़ाकर, और इतने सारे आज ये मोबाइल ये सब कुछ कर रहे हैं, उनमें भी विवर्तन होता है। इसलिए हमेशा जब वो टावर लगाते हैं ऐसी ऊंची जगह पे लगाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे कि उसको मुड़ने के लिए कोई चीज़ नहीं हो। अगर मान लो कुछ भी बीच में आ गया तो सिग्नल मुड़ जाएगा। जब अपन अंडरग्राउंड में पहुँच जाते हैं बेसमेंट में, तो सिग्नल क्या दिक्कत होती है, अब सिग्नल चल तो रहा है, इस लेवल पे चल रहा है, लेकिन अब जैसे अब चाह रहे हैं अपन वहाँ पे मुड़ना, तो यानी कि उसको मुड़ना पड़ेगा नीचे तक पहुँचने के लिए। इतना मुड़ नहीं पाता। क्यों नहीं मुड़ पाता? अपन ने भी सीखा है कि विवर्तन के अंदर ज़्यादा कोण नहीं बन सकता, कोण हमेशा छोटा ही बनेगा। इसलिए जैसे आप बेसमेंट में पहुँच जाओगे आपको मोबाइल के सिग्नल नहीं आएंगे। कोई भी ले लो, कोई भी तरंग, ये जो सिद्धांत हैं ये सारी तरह की तरंगों पर काम में आते हैं। ठीक है, तो ध्रुवण का हमें समझ में आया कि हमने ये निकाला था कि y इज इक्वल टू एक्स टी होता है, यानी कि x और y प्लेन में जो चल रही है। अपने उस समय ये भी याद होगा आपको, जब अपन ने इस चीज़ को करा था, याद है? तो हमने कहा था ये तो एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, y ऊपर वाली है, तो ये जो बन रहा है x y के ऊपर बन रहा है। ये प्लेन क्या है, x तो ये है और ये y है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि अगर मैं इसको वेव को यूँ करूँ इधर, यानी कि अब x और z प्लेन, अभी तो मैं यूँ कर रहा था इसको, एक्स वाई पे कर रहा था, अब मैं कर रहा हूँ इसको एक्स जेड पे, एक्स जेड पे कर रहा हूँ ना इसको। तो अगर हम इसको एक्स जेड पे करें मतलब यूँ, ठीक है ना, इसको मतलब मैं एक्स जेड, छोटा है इतना आपको महसूस नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्स जेड पे करेंगे तो इसमें चलेगा, और एक्स वाई पे करेंगे तो इस डायरेक्शन में उसका जो प्रतिस्थापन है वो होगा, विस्थापन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये सोचा था, शुरू में मान के भी चले थे कि अगर ये जेड एक्सिस है, अपन ने क्या कहा था
कि जब भी कोई वेव होती है तो वो हर डायरेक्शन में एक नए वेव पैदा करती है। ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पर केवल एक्स और वाई डायरेक्शन में माने तो काम नहीं चलेगा, केवल एक्स वाई में थोड़ी, वो तो हर डायरेक्शन में पैदा कर रही है। कोई भी वेव चल रही है आगे, अगर कोई वेव चल रही है तो वो तो हर डायरेक्शन में कर रही है। अपन ने ये निकाल रखा है, ये इन सबको जोड़ेंगे तो एक तरंगाग्र बन जाएगा दूसरा। और पीछे अपन ने कहा था क्योंकि 1 + cos थीटा होता है और थीटा पीछे 180 डिग्री होता है, इसलिए पीछे इंटेंसिटी 0 होगी। ठीक है ना। ये बार बार इसे याद दिला रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है छोटा सा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जेड वाले डायरेक्शन में भी तरंग का एक परिचालन हमको देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। अगर मान लीजिए हम जेड डायरेक्शन में बना दें, यानी कि ये वाले आपका, ये हम ये रख दें, तो ये तो आपका हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, ये वाला, और जो इसके पीछे अंदर भी चला जाएगा। ठीक है, पीछे भी जाएगा अंदर। तो इसका ये अर्थ हुआ कि अगर हम x और z के बीच में लें, यानी कि ये x और z ये 3 डायमेंशनल है, इसलिए आपको देखने में दिक्कत आ रही होगी कि अगर, लेकिन हम इसको यूं लगा कर देख रहे हैं यहाँ पे, तो अब ये वाली जो किरण है ये इस पे जा रही है, यानी कि इस वाले तल को छूने की कोशिश कर रही है, यानी कि z डायरेक्शन में। अभी तो अपन ने पढ़ा था कि ये जब जा रही है, ये जब किरण जा रही है, वो तरंग जा रही है, तो क्या होता था इस तरंग में? इस तरंग में तरंग की दिशा के लंबवत, तरंग की दिशा के लंबवत वाइब्रेशन होते थे। ठीक है, अब हमने यूं करा इधर वाले में, तो तरंग की दिशा कौन सी है? ये वाली तरंग की दिशा तो यही है, लेकिन अब इसके परपेंडिकुलर हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी एक तो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हो सकते हैं लंबवत, और एक लंबवत इस डायरेक्शन में हो सकते हैं। ऐसे अगर यूं लें तो भी लंबवत होगा एक, ये तो एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा से आप कोई भी रेखा खींचेंगे तो वो लंबवत हो सकती है उसके, चाहे आप यूं खींचे तो भी लंबवत होगी इसके, अगर आप इधर भी खींचेंगे तो भी लंबवत होगी। लेकिन हम सहूलियत के लिए और सरलता के लिए अभी हम केवल एक एक्स वाई डायरेक्शन और एक एक्स जेड डायरेक्शन लेंगे, यानी कि एक वेव एक्स जेड डायरेक्शन में, यानी यूँ भी मुड़ सकती है, यूँ भी चल रही है और आगे चलती चली जा रही है। ठीक है, यानी कि अगर हम यूँ देखें तो देखें यूँ नहीं जा रही है ये, और दूसरे वाले में हमने कैसे देखा था कि वो एक्स और वाई में जा रही है, तो वो यूँ जा रही है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारे प्रकाश की तरंगें हैं वो अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। अब ध्रुवण वाले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इन प्रकाश के अलग अलग डायरेक्शन में चलने वाली जो तरंगें हैं उनमें से उन तरंगों को कैसे पकड़ा जाए जो कि एक ही दिशा में चल रही हैं, यानी कि एक दिशा में चलने वाली तरंगों को एक साथ करने की प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं। यानी कि ऐसी कौन सी तरंगें हैं जो इधर डायरेक्शन में चल रही हैं और इधर दूसरी कौन सी है जो इधर डायरेक्शन में चल रही हैं। अपन ये कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों में विभेद कर लें और इनको एक साथ इकट्ठी कर लें, यानी कि दोनों तरह की तरंगों का ध्रुवीकरण कर दें। इस प्रक्रिया को कहते हैं ध्रुवण। ये कल पढ़ेंगे हम।